वेलकम स्टूडेंट्स विद अ न्यू वीडियो। और ये जो टॉपिक है, जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 10th का जो हिस्ट्री है उसका फर्स्ट लेसन जो है, ठीक है, उसके फर्स्ट लेसन का है। और ये आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, वो टॉपिक होगा 2.3 से, क्योंकि इसके पीछे का टॉपिक का हम लोग वीडियो बना चुके हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए, जो आज का टॉपिक है आज उसको स्टार्ट करते हैं। और न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ठीक है, हेडिंग को समझ लेते हैं बच्चों, टॉपिक को समझना ज्यादा जरूरी है। यह है 1815 के बाद का एक नया रूढ़िवाद। कंजर्वेटिज्म मीन्स होता क्या है? रूढ़िवाद। ठीक है, यहां देखो, यहां कंजर्वेटिज्म को समझाया गया है। कंजर्वेटिज्म, टिज्म वर्ड आया है, टिज्म, तो मतलब एक तरह की ये आइडिया है, एक तरह का क्या है, ये आइडिया है। ठीक है, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव्स होता, कंजर्वेटिव्स होता तो इसका मतलब यह हो जाता कि जो लोग इस आइडिया को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग इस आइडिया को फॉलो कर रहे हैं उनको कंजर्वेटिव्स कहते हैं। ठीक है बेटा, कंजर्वेटिज्म एक तरह का आइडिया है और कंजर्वेटिव्स उनको कहते हैं जो इस आइडिया को क्या करते हैं बेटा, फॉलो करते हैं। राइट, समझ में आ रहा है? चलो तो देखते हैं आखिर ये कंजर्वेटिज्म है क्या। एक तरह का राजनीतिक दर्शन है। फिलॉसफी का मतलब बेटा दर्शन होता है, ठीक है, दैट स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, जो इस बात पर दबाव डालता है, उसको महत्वपूर्ण बना के रखता है। किस चीज को? ट्रेडिशन को, जो परंपरा चलती आ रही है। इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, जो पहले की जो संस्थाएं हैं, जो कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, है ना, एंड प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। ये पहले के जो नियम कानून बनाए गए हैं उन्हीं को ये लोग लेकर चलते हैं। ये तेजी से बदलाव में विश्वास नहीं रखते हैं बेटा, ये धीरे धीरे यानी कि क्रमिक, ग्रेजुअल मींस क्या होता है? क्रमिक विकास पर, क्रमिक बदलाव पर ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो यहां सवाल ये उठता है कि 1815 से पहले के कंजर्वेटिव्स कैसे थे और 1815 के बाद। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं और न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी तो कंजर्वेटिव्स लोग होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कंजर्वेटिज्म जो विचारधारा थी होगी कि नहीं होगी? होगी। आपको एक कहानी बताते हैं। आपने नेपोलियन साहब का नाम सुना होगा, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, जो एक सेनापति थे पहले इसी फ्रेंच आर्मी में। और वही नेपोलियन साहब जिनके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, नेपोलियन बोनापार्ट, जिनका जन्म 15 अगस्त, राइट, 15 अगस्त 1769 को हुआ था। ठीक है, और कहां हुआ था? एजेसियो में, ठीक है, जो कि कॉर्सिका आइलैंड में है। एजेसियो में इनका जन्म हुआ और ये धीरे धीरे बड़े होते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और फ्रेंच आर्मी में सेनापति बन जाते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन में कुछ युद्ध को लड़ा। ठीक है, युद्ध को लड़ते हैं, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लोगों को, जनता को जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कियल सिस्टम था उससे आजादी दिलाने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, और भी जो चीजें हैं, जैसे कि वहां पर उन्होंने बहुत सारे, जो आपने पढ़ा होगा 1804 का सिविल कोड पढ़ा, नेपोलियनिक कोड जिसके नाम से जानते हैं। एक बार ये युद्ध लड़ते जाते हैं, हारते जाते हैं, कहीं कहीं जीतते जाते हैं। एक घटना घटती है 1815 में। ठीक है बेटा, कब घटती है? एक घटना घटती है 18 जून 1815 को। वो जगह होती है वाटरलू की। ठीक है बेटा, वाटरलू। कुछ लोग, कुछ देश मिलकर, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, मिलकर इसको, इनको, नेपोलियन साहब को वाटरलू के युद्ध में हरा देता है लोग। ठीक है, जब हार जाते हैं तो यहां पर नेपोलियन साहब का जो भी मतलब पावर वगैरह होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये जो कंजर्वेटिव्स हैं ये फिर से पावर में आ जाते हैं। ठीक है,
तो इसी कहानी को समझना है कि आखिर ये न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 क्यों कहा जा रहा है। ठीक है। क्योंकि देखिए इनके बारे में अब बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आप समझ गए होंगे कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं, आप लोगों को बताना क्या चाहते हैं कि 1815 से पहले के कंजर्वेटिव और 1815 के बाद के। चलिए देखते हैं। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, 1815 में कहां युद्ध हारे थे बेटा? वाटरलू। अच्छा, वाटरलू है कहां? पहले ये नीदरलैंड में पड़ता था। ठीक है, पहले ये कहां पड़ता था? नीदरलैंड में पड़ता था। ठीक है, अब ये शायद बेल्जियम का पार्ट है। यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव। जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी, सरकारें थी, जब नेपोलियन साहब हार जाते हैं 1815 में, ठीक है, वाटरलू के युद्ध में, तो इनका सारा पावर खत्म हो जाता है, पावर चलाता है कंजर्वेटिव लोगों के हाथों में। तो 1815 से पहले नेपोलियन साहब ने, चलो, ऑटोक्रेटिक मोनार्कियल सिस्टम को तो खत्म किया। हालांकि इन्होंने डेमोक्रेटिकल जो पैटर्न था, डेमोक्रेसी को भी इन्होंने खत्म कर दिया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक डिक्टेटर के फॉर्म में चले आए थे। ठीक है। तो ये जो है यूरोपियन जो गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने देखा कि भैया जो पुराने टाइम का कंजर्वेटिज्म है ना, 1815 से पहले का, जब राजा निरंकुश होकर शासन करते थे, तो उस बात में उतनी अच्छाई नहीं है। ऐसा करते हैं कि नेपोलियन ने जो सुधार लिया है ना, तो उस सुधार को लेते हुए पुरानी परंपरा को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो पुरानी परंपरा भी थी। ठीक है, पुरानी परंपरा है, आप प्लस में नेपोलियन के द्वारा जो सुधार किए गए थे वो भी था। तो ये दोनों मिलकर बनता है न्यू कंजर्वेटिज्म। ठीक है, न्यू कंजर्वेटिज्म, क्योंकि इनको पता था कि अगर पुराने सिस्टम का ही ऑटोक्रेटिक सिस्टम लाया जाएगा तो जनता हमको पसंद नहीं करेगी, और नेपोलियन ही ना सही, कोई दूसरा विद्रोह कर देगा और हम लोगों को फिर से लोगों के जो विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। तो यहां पर इन लोगों की एक तरह की चाल थी, साजिश थी, कि हम कंजर्वेटिव से ही रहेंगे, लेकिन नेपोलियन के द्वारा जो कुछ सुधार किए गए हैं उसको भी फॉलो करेंगे, ताकि जनता के मन में शांति बनी रहे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अब। Conservatives believed that established traditional institution of society, state and society like the monarchy, monarchical system को बनाए रखना चाहते थे, चर्च की प्रभुता को बनाए रखना चाहते थे, सोशल हायरार्की, ऊंच नीच की जो सिस्टम थी, है ना, क्लर्जी, नोबेलिटी, थर्ड स्टेट, इस तरह की जो सोसाइटी थी उस तरह को बनाए रखना था। प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न ऑफ द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। बहुत सारे ऐसे कंजर्वेटिव थे जो चाहते थे कि प्री रिवोल्यूशनरी डेज की तरह ही सोसाइटी न रहे, उसमें कुछ न कुछ बदलाव होने चाहिए ताकि जनता के मन में शांति बनी रहे। रेदर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंज इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की। अब इन लोगों को, ये जो कंजर्वेटिव थे, इन लोगों को एहसास हो चुका था कि अगर हम ट्रेडिशनल चीजों को लेकर चले, लेकिन जो सुधार नेपोलियन ने किया था उन चीजों को भी अगर साथ में लेकर चले, तो हमारा जो ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कियल सिस्टम है या जो चर्च है, तो ये और भी बेहतर तरीके से चल सकता है। क्यों नहीं? आर्मी सही ढंग की होगी, बिजनेस सही ढंग का चल रहा था, इकोनॉमिकल कंडीशन सुधर रहा था। तो ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं जनता के मन में हम लोगों के प्रति रिस्पेक्ट की भावना जगी रहेगी और हम लोग शांति से अपना काम करते रहेंगे। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। इनको लगता था कि इस तरह से अगर चलेंगे, पुरानी चीजों को और नई चीजों को मिलाकर साथ में, तो हमारा जो स्टेट है वो ज्यादा पावर और इफेक्टिव रहेगा। अ मॉडर्न आर्मी एंड इफिशियंट ब्यूरोक्रेसी और डायनेमिक इकोनॉमी, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe। इन लोगों के मन में एक तरह की साजिश चल रही थी कि हम जनता को मतलब मूर्ख बनाने का काम करेंगे, है ना, रहेगा ऑटोक्रेटिक मोनार्की ही, ठीक है। लेकिन नेपोलियन ने जो सुधार किए थे ना बेटा, तो उन चीजों को भी साथ में लेकर हम चलेंगे। एकदम पुरानी सी जो रूढ़िवादिता थी उसी को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो नयापन लेकर ये लोग आए थे अपने विचारों में, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा कि न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर
ठीक है, तो जो यूरोपीय शक्ति जो थी कौन किसको मानी जाती है? ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया। हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। अच्छा, कहां इन लोगों ने मिलकर हराया था बेटा? फिर से देखो, वाटरलू उस समय पड़ता था नीदरलैंड में, अब बेल्जियम का ये पार्ट है। ठीक है बेटा, और कब हराया था? 18 जून 1815 को। और वहां से एक बात याद रखना कि वहां से जब ये वाटरलू में हारे थे ना, तो नेपोलियन साहब को इन लोगों ने, है ना, एक आइलैंड पर भेज दिया था जिसका नाम था सेंट हेलेना। ठीक है ना, सेंट हेलेना आइलैंड पर भेज दिया था, जहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है नेपोलियन साहब का 5 मई। ठीक है, 5 मई 1821 को। ठीक है बेटा, 5 मई 1821 को वहां पर इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, नेपोलियन साहब का। ठीक है, अब देखते हैं 1815 में हार गए हैं। अब क्या हुआ कि इनको भेज दिया गया है, कहां पर भेज दिया गया है? सेंट हेलेना। अच्छा, सेंट हेलेना जो ये है, ये था कहां पर? ठीक है, अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशन में है। ठीक है, साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, साउथ अटलांटिक ओशन में है, ये ध्यान में रखना। चलो आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं कि मेट एट वियना। अब ये जो है ब्रिटेन, पर्सिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ये कहां मिलते हैं? वियना में है। तो वियना कहां है? ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, वियना कहां है बेटा? ऑस्ट्रिया में है। टू ड्रीव अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। चलो यूरोप को पहले जैसा आप करते हैं, यानी कि जो क्षेत्र नेपोलियन के द्वारा जीते गए थे, जो हड़पे गए थे, है ना, और कुछ जो अलग अलग राज्यों की जो सीमाओं से लूटा गया था, तो वापस उनको देना था, सारा चीज ठीक ठाक कर लेना था। ठीक है, द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ये याद रखिएगा, क्यों कि ये वियना में समझौता हो रहा था। कब हो रहा था? 1815 को। ठीक है, अब वियना कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया में है। तो वहां का जो चांसलर है वो क्या कर रहा था? होस्ट कर रहा था, मेजबानी कर रहा था। ठीक है, उनका नाम था ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, द डेलीगेट्स drew up the Treaty of Vienna in 1815 with the object of, ठीक है, undoing most of the change that had come about in Europe during the Napoleonic War। अच्छा, ये क्या कर रहे थे कि बदलाव ला रहे थे। कब? 1815 को। कहां पर बैठकर? वियना में। किसके बारे में सोचा जा रहा था? तो पूरे यूरोप के बारे में सोचा जा रहा था। ठीक है, इसका जो होस्टिंग कौन कर रहा था? तो ऑस्ट्रिया होस्टिंग कर रहा था। और उसके कौन थे? तो चांसलर थे, जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिक। राइट, ठीक है, ये नाम याद रखना बेटा, एग्जाम में आ सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द चेंज दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार, द बर्बन डायनेस्टी। अच्छा, बर्बन डायनेस्टी एक राजतंत्र था। ठीक है, वंश था, विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान इसको तहस नहस कर दिया था, इस राजतंत्र को मिटा दिया गया था। वॉज रीस्टोर टू पावर, इसको फिर से खड़ा किया जाता है। ठीक है, बर्बन डायनेस्टी को बोला जाता है कि ठीक है, आप अपना राजतंत्र चलाइए, लेकिन जैसा हम लोग कहते हैं उस तरह से आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है ना। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। अच्छा, फ्रांस से वो सभी सीमाओं को, उन सारे क्षेत्रों को ना, उन क्षेत्रों को जिसको नेपोलियन ने जीता था उससे छीन लिया गया। ठीक है, यानी कि फ्रांस से वो सारी चीजों को छीन लिया जाता है। अब छीन लिया जाता है मतलब इसको उठाकर यहां से यहां नहीं लाया गया, बल्कि अब बोला गया कि फ्रांस, इसके ऊपर अब तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं रह गया। ठीक है, A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future। अच्छा, मान के चलो कि ये फ्रांस का एरिया है। ठीक है, तो इसके बाउंड्रीज पर ये चारों तरफ क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया था बेटा? वर सेटअप बाउंड्रीज, सीमा बना दी गई। ठीक है, ताकि ये फ्रांस जो है आगे चलकर फिर अपने सीमा का विस्तार न कर पाए, फिर से आगे बढ़ नहीं पाए। ठीक है, Thus, the kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north। अच्छा, नीदरलैंड और बेल्जियम को किस साइड में सेट कर दिया गया? नॉर्थ। एंड जिनोवा वॉज एडेड टू पिडमोंट इन साउथ। जिनोवा को ऐड कर दिया गया पिडमोंट के साथ, कहां में? साउथ में। ठीक है, पर्सिया वॉज गिवेन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज। पर्सिया को नए क्षेत्र दिए गए, मुख्य जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, ऑन इट्स वेस्टर्न, पर्सिया के वेस्टर्न पार्ट पर। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट पे, याद रखना, इतना डीपली तो नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है बेटा इन सारी चीजों को। ठीक है, पर्सिया को किस क्षेत्र में दिया गया? पर्सिया के वेस्टर्न पार्ट में। ये मानकर चलो बेटा पर्सिया है। ठीक है, तो इसका ईस्टर्न पार्ट हो गया, ये वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये नॉर्दर्न हो गया और ये साउदर्न हो गया। तो इस पर्सिया के वेस्टर्न साइड में दिया गया नए इंपॉर्टेंट टेरिटरीज को।
ठीक है, वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। अच्छा, इटली के नॉर्थ वाले पार्ट का कंट्रोल किसको दे दिया गया था बेटा? ऑस्ट्रिया को। तो ये जो पॉइंट है एक बार नोटबुक में जरूर इसको नोट कर लेंगे कि किसको कौन सा साइड दिया गया कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, चलिए। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ठीक है, जो नेपोलियन के द्वारा जो जर्मन कन्फेडरेशन संघ बनाए गए थे 39 स्टेट्स के, हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया, जैसा था वैसा ही इसको छोड़ दिया गया था बेटा। ठीक है, चलो, इसमें कोई बदलाव नहीं लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन द ईस्ट, अगर पूरब में देखा जाए, रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। रसिया को क्या दिया गया? पार्ट ऑफ पोलैंड। वाइल पर्सिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। ठीक है, सैक्सोनी। तो पर्सिया को एक और पोर्शन दिया गया था सैक्सोनी का। ठीक है, रसिया को पार्ट दिया गया था किसका? पोलैंड का। ठीक है, द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द, अच्छा, जो वियना में 1815 के दौरान बैठक हुई, वो क्या मतलब था उसका? वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्राउन बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने राजतंत्र को उखाड़ कर फेंक दिया था। ठीक है, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और एक नए सिरे से यूरोप के अंदर नया एक कंजर्वेटिव ऑर्डर लगाना था। ठीक है, एक नया, मैंने लोगों के अंदर नयापन दिखाना था कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब क्योंकि नेपोलियन भी कुछ समय के बाद से जनता के बीच में उतने प्रिय नहीं रह गए थे। ठीक है, शुरू में तो उन लोगों को लगा था ना कि वो पढ़े थे ना हम लोग हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, तो लोगों को शुरू में लगा कि चलो अभी एक हम लोग की समस्या से निजात हम लोग पा लेंगे। लेकिन धीरे धीरे फिर नेपोलियन भी उस तरह का काम नहीं कर पा रहे थे जो जनता के बीच में वो लोकप्रिय रह सके। हालांकि उन्होंने कुछ अच्छे भी काम किए थे, कुछ उनसे गलत भी काम हुए थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। ये लोग भी ऑटोक्रेटिक थे 1815 वाले कंजर्वेटिव्स। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, और ये आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगर मानकर चलिए कि अगर कोई इनकी गतिविधियों पर इनको दबाना चाहे या असहमति जता रहा है या इनको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है बेटा, तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता था। ठीक है, किनको बर्दाश्त नहीं होता था? ये जो 1815 के कंजर्वेटिव्स थे। ठीक है, एंड साउट टू क्रम एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। अगर इनकी वैधता पर, है ना, कोई सवाल खड़ा करता था तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। अच्छा, उन सारी चीजों पर इन लोगों ने सेंसरशिप लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया जो इनको क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, अब भैया मीडिया का क्या काम है? मीडिया को तो फोर्थ जो है उसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, मीडिया को, क्योंकि ये समाज में हो रही घटनाओं को दिखाता है और लोगों को देखकर समझ में आना चाहिए कि क्या हमारे समाज में गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो इन लोगों ने क्या कर दिया? सेंसरशिप लगा दिया था बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मतलब आप हमारे बारे में नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, मेरे बारे में आप बड़ाई करना चाहते हैं, कीजिए, जनता के सामने मेरे बारे में अच्छी खबर देना चाहते हैं, दीजिए। लेकिन अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो वो समाज के सामने आपको नहीं लाना है। ठीक है, तो इस तरह का उन लोगों ने क्या लगा दिया था? सेंसरशिप लगा दिया था बेटा। ठीक है, चलिए ये फिगर क्या है? द क्लब ऑफ थिंकर्स एनोनिमस कैरिकेचर डेटिंग टू 1820। एक तरह का अज्ञात व्यक्ति के द्वारा शायद बनाया गया है। ठीक है, एक व्यंग चित्र है ये। ठीक है, और यहां पर देखिए लोग थिंकर्स का ये क्लब है और बैठे हुए हैं लोग बेटा यहां पर। ठीक है, और पढ़े लिखे लोग हैं, वेशभूषा से तो यही लग रहा है, बैठने के तरीके से भी लग रहा है। लेकिन ये एक ऐसा मीटिंग है जहां पर लोग अपने मुंह को, यहां देख रहे हो, बांधे हैं। ठीक है, बांधे हैं। तो जब आप मुंह बांध करके बैठे हुए हो बेटा, तो फिर कैसे विचार विमर्श किया जा सकता है? मतलब एक तरह का है कि आपको पावर तो दिया गया है लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं, एक तरह का एक व्यंग है। ठीक है, ठीक है, देख रहे हो यहां पर क्या लिखा हुआ है? साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्न सोसाइटी। विद्वान समाज का ये पहचान है कि आपको शांत रहना है। ठीक है, आपको चुपचाप रहना है, आपको कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, इस तरह का है। चलिए, associated with the French Revolution, the memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals.
और वहां पर कहीं ना कहीं जो लिबरल्स लोगों के मन में जो देश प्रेम की भावना थी, आजादी की भावना थी, ऑटोक्रेटिक मोनार्की को समाप्त करने की भावना थी, कहीं ना कहीं वो चिंगारी अभी भी जल रही थी। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, देखिए कंजर्वेटिव्स नहीं, लिबरल उदारवादी लोगों के बारे में, उदारवादी राष्ट्रवादी जो थे उन लोगों ने एक बहुत ही बड़ा इशू लिया था। क्या? हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव्स ऑर्डर वॉज फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये चाहते क्या थे? फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहते थे। कौन चाहते थे? लिबरल नेशनलिस्ट। ठीक है, तो ये जो है नेपोलियन के युद्ध के हार जाने के बाद अब फिर से कहा जाता है कि ये लोग जो कंजर्वेटिव्स लोग थे अब सोसाइटी में अपने पैर को फिर से जमाने की कोशिश करते हैं, ऑटोक्रेटिक मोनार्की को कुछ बदलावों के साथ पुनः स्थापित करने का काम करना चाहते हैं। अब आगे देखेंगे कि क्या जनता इन बदलावों से खुश है या नहीं है, क्योंकि जनता जब तक संतुष्ट रहेगी तभी तक आप कुर्सी पर बैठे रहेंगे। अगर जनता संतुष्ट नहीं है, अब एक दो लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, मेजोरिटी की बात मैं कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, जनता के द्वारा चुने गए उम्मीदवार हों, ठीक है, और क्योंकि उम्मीदवारों के अंदर भी यह डर बना रहेगा कि अगर सही ढंग से हम काम नहीं करेंगे तो जनता आने वाले चुनाव में हमको ठेंगा दिखा सकती है, ठीक है। तो इस तरह के काम हुए थे। उस टॉपिक में आपको एक बार फिर से पढ़ लेना है बेटा, एक बार दो बार जरूर पढ़ लेना है। देखिए, रटने के चक्कर में मत रहो बेटा, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, रटिए मत, किसी भी विषय को रटना नहीं है। उसको एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, इस तरह से पढ़िए जिस तरह से आप कोई गाने सुनते हैं, गीत सुनते हैं, तो बार बार सुनने से वो गीत याद आ जाते हैं ना, याद हो जाते हैं आपको। टॉपिक्स भी वैसे ही है बेटा, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, वो आपके दिमाग पे छप जाएंगे फिर, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको रिवाइज करते रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं 2.4 में, जो है द रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। रिवोल्यूशनरीज जो है क्रांति, क्या है बेटा? क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरीज। ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815, अगर हम बात करें 1815 के वर्षों का, द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। अब जो दमन का भय था, है ना, कि भैया ये जो कंजर्वेटिव्स लोग हैं पावर में आ गए हैं, जहां देखेंगे गोली से उड़ा देंगे, हम लोग का सर कटवा सकते हैं, हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे, तो ये लोग क्या हो गए? भूमिगत हो गए, छिप गए। अब छिपे छिपे क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपने जो क्षेत्र थे उस क्षेत्र को मुक्त तो कराना ही था। उन्होंने क्या किया? सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रेंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स, बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में गुप्त संस्था जन्म लेने लगी, ठीक है, टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज, जो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करती थी, एंड स्पिरिट देयर आइडियाज, और जो लोगों को क्या करते थे? मोटिवेट करने का काम करते थे, अपने विचारों को फैलाने का काम करते थे, ठीक है। तो ये खुलेआम नहीं हो सकता था, छिप छिप कर ये काम करते थे, इस वजह से इन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम, अगर 1815 में अगर आप रिवोल्यूशनरी हैं तो इसका मतलब है कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स, मतलब आपको ये डिसाइड कर लेना है कि नहीं भैया हम राजतंत्र का विरोध करेंगे। दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस, जो कि वियना कांग्रेस कब हुई थी बेटा? 1815, याद है? नेपोलियन वाटरलू की युद्ध में हार गया था, तो अभी बताया था ना, ब्रिटेन, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, रसिया, ये लोग मिलकर वियना में क्या करते हैं? समझौता करते हैं। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, अगर आप रिवोल्यूशनरी हैं तो पहली चीज मोनार्कियल फॉर्म्स का विरोध करना पड़ेगा, आपको लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और वो नेशन स्टेट भी बनाना चाहते थे, ठीक है। वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरीज, यहां से क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे बनेंगे, ठीक है बेटा, ध्यान में रखना। एक इटालियन क्रांतिकारी थे जिनका नाम था गुसिपी मैजिनी, ठीक है, बॉर्न इन जिनोवा इन 1807, इनका जन्म 1807 में जिनोवा में होता है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी, अच्छा यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो सबसे पहले जो गुसेपी मेजनी हैं ये किस गुप्त संस्था के सदस्य बने? कार्बोनरी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। एज अ यंग मैन ऑफ 24, जब इनकी आयु 24 वर्ष की थी, ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल, उनको क्या देश से निकाल दिया जाता है? एग्जाइल का मतलब निकाल दिया गया उनको, इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लिगुरिया, ठीक है। लिगुरिया एक जगह है जहां पर ये क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे, उस समय इनको पकड़ा गया और वहां से उनको भगा दिया गया, ठीक है। वापस नहीं आना है, नहीं तो गोली से मार देंगे हम लोग। चलो
ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज। अच्छा, पहला नंबर चीज देखो, कार्बोनरी के ये सदस्य थे, लेकिन बाद में संस्थापक होते हैं 2 और अंडरग्राउंड भूमिगत जो सोसाइटीज थे उनके। तो पहला था यंग इटली, कहां पर, मार्सलिज में। तो यंग इटली के संस्थापक थे कौन, गुसिपी मेजनी, ठीक है। और दूसरा था यंग यूरोप, बर्न में, ठीक है। तो दूसरी जो गुप्त संस्था थी उसका क्या नाम था, यंग यूरोप। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, यंग इटली और यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे, गुसिपी मेजनी। गुसिपी मेजनी किसके सदस्य थे, कार्बोनरी ये सीक्रेट सोसाइटी के, ठीक है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है बेटा कि यंग इटली कहां बनी थी, तो मर्सलिज में। यंग यूरोप कहां बना था, तो बर्न में, ठीक है। इसके मेंबर कैसे थे, लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट्स के, ठीक है, जो सब ऑटोक्रेटिक मोनार्कियल सिस्टम को मिटाना चाहते थे। Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind. मेजनी का ऐसा विश्वास था, ठीक है, मेजनी का ऐसा विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति की इकाई थी। मतलब वहीं पर उन लोगों का देखभाल सही तरीके से हो सकता है, सही तरीके का नियम कानून को बनाया जा सकता है, ठीक है। किसी एक आदमी के हाथों में सभी व्यक्तियों का भविष्य नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। अब इटली जो छोटे छोटे जगहों का, छोटे छोटे स्थानों का एक मतलब मिला जुला स्थान नहीं बना रह सकता है। इट हैड टू बी फोर्ज इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। इसको एक सारे छोटे छोटे जगहों को मिलाकर एक तरह का गणतंत्र इसको बनाना पड़ेगा। अच्छा, गणतंत्र कब बनेगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो आपके अपनी देश की जो सीमा के अंदर का रूल रेगुलेशन बन जाता है बेटा, ठीक है। Within a wider alliance of nations, the unification alone could be the basis of Italian liberty. Following his model, अब गुसिपी मेजनी का जो इसकी सोच थी, जो इनकी जो आइडिया थी, बहुत सारे लोगों ने देखा देखी किया, सीक्रेट सोसाइटी सेटअप किया, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में, ठीक है। आगे देखते हैं। मेजनीज रिलेंटलेस ऑपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटन द कंजर्वेटिव्स। अच्छा, कंजर्वेटिव्स के मन में, कंजर्वेटिव्स जो लोग थे गुसिपी मेजनी से डरते थे। क्यों डरते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि ये जो इसके आइडिया है जनता के बीच में आने वाले समय में या कभी भी लोकप्रिय हो सकते हैं और जनता हमारा भारी विरोध कर सकती है। वहीं पर जो मेटरनिक है, ड्यूक मेटरनिक, याद आया, ऑस्ट्रियन चांसलर, याद आया 1815, याद आया वियना, ठीक है, यही होस्टिंग कर रहे थे। तो ये क्या कहते थे कि मेटरनिक कहते थे, डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये मेटरनिक के नजरों में गुसिपी मेजनी जो थे, है ना, इनके बहुत बड़े मतलब कि शत्रु के रूप में थे, ठीक है। जो इनकी सामाजिक व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन कौन थे, तो गुसिपी मेजनी। तो हो सकता है ये पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो किसने कहा और किसके बारे में कहा, इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है आपकी एग्जामिनेशंस में। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है बेटा, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये पिक्चर है यहाँ पर गुसिपी मेजनी का है, एंड इन द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न 1833 में, ठीक भाई, इसको देख लेना। अब अगली वीडियो में जो है हम लोग टॉपिक बात करेंगे क्या, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से लेकर 1848 तक। अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे बेटा। तब तक इन सारे जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ते रहिए, रिवाइज कर लीजिएगा। गुसिपी मेजनी के बारे में, ड्यूक मेटरनिक के बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, ठीक है। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट साहब के बारे में चलते चलते मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहता हूं बेटा। देखो, ये फ्रेंच मिलिट्री में जो है ना, इनको हालांकि नेपोलियन फर्स्ट के भी नाम से जाना जाता है, और फ्रेंच मिलिट्री में ये कमांडर रहे हैं बेटा 1799 से लेकर कम से कम 1804 तक, ठीक है, कमांडर रहते थे। और देखे 1804 में ही इन्होंने दिया था नेपोलियनिक कोड दिया था, ठीक है बेटा, ठीक है। उसके बाद ये फिर वहां का फ्रांस का ना राजा बन जाते हैं। कब बन जाते हैं बेटा, 18 मई 1804 को अपने आप को वहां का फ्रांस का राजा घोषित कर देते हैं। और पहली बार कब तक रहते हैं, तो रहते हैं बेटा 6 मई, ठीक है ना, ये सब याद रख लेना, 6 मई 1814 तक, 1814 तक, ठीक है बेटा, यहां इस समय तक रहते हैं। और फिर एक बार बीच में युद्ध वगैरह हार जाते हैं तो ये राजा के पद से इनको त्याग देना पड़ता है, हटना पड़ता है। फिर से ये क्या करते हैं कि राजा बनते हैं वहां का फ्रांस का,
कब से? 20 मार्च से लेकर, ठीक है, 20 मार्च से लेकर, ठीक है, 22 जून तक, 22 जून तक, ठीक है। कब? कौन से सन ईस्वी में? तो 1815 में, ठीक है, 1815 में। तो ये दो बार वहां का मतलब राजा घोषित अपने आप को करते हैं। एक बार 1804 में, 18 मई 1804 से रहते हैं, कब तक? 6 मई 1814 तक। बीच में फिर ये हट जाते हैं और फिर ये बनते हैं 20 मार्च से लेकर 22 जून तक रहते हैं 1815 तक। फिर यही वाटरलू के युद्ध में हार जाते हैं। इनको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है, जहां पर इनकी मृत्यु 5 मई 1821 को हो जाती है, ठीक है। तो साथ साथ में पढ़ते भी चलेंगे, साइड से और भी जानकारी हासिल करते चलेंगे बेटा। तो हिस्ट्री आप कैसे पढ़ें? जोड़कर पढ़ें, टॉपिक को मिला मिलाकर पढ़ें, एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्शन देखें, ठीक है। ये चीज होगा। फिर से मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। फिर से मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, ठीक है।